जय हिंद दोस्तों। बेटा कल लास्ट में गैसेस लॉ, सारे गैसेस लॉ हमने कंप्लीट कर दिए थे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ एंड गैलुसेक्स लॉ, ये सारे जो लॉज थे गैसेस के, इनकी हमने बारीकी से डेप्थ में जाके अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरी माया को हमने समझा था। आज हम इसी गैस को कंबाइन करने वाले हैं, इसी गैस के लॉज को कंबाइन करने वाले हैं और एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। हमने देखा था बेटा इन सारे लॉज में सिर्फ दो ही वेरिएबल चेंज हो रहे थे, दो ही पैरामीटर चेंज हो रहे थे और बाकी के जो पैरामीटर थे वो कांस्टेंट हो रहे थे। पूरी बात को मैं समझाऊंगा। आज बेटा हम क्या करने वाले हैं, कंबाइन गैस लॉज पढ़ने वाले हैं, उसके बाद थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो बेटा व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइनिंग लॉज, ये कंबाइन लॉज क्या है? तो बेटा ये जो कंबाइन गैस लॉज है वो कुछ नहीं, जो हमने गैस लॉज पढ़े हैं उनको हमको क्या करना है, कंबाइन करना है बेटा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। पहले हम इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट हमको क्या कहना चाहता है। ये स्टेटमेंट बेटा हमको बोल रहा है द कंबाइनिंग ऑल द गैस रिलेशन। जो भी हमने गैसेस लॉज पढ़े हैं उसमें हमने कुछ ना कुछ रिलेशन पाया था, चाहे वो प्रेशर और वॉल्यूम का हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर का हो, या फिर प्रेशर और टेम्परेचर का हो। ये जो सारे रिलेशन हमने अंडरस्टैंड किए हैं बेटा, उनको हमको क्या करना है, उन सारे के सारे को हमको कंबाइनिंग करना है, उनको हमको कंबाइन करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कंबाइनिंग ऑल द गैस रिलेशन इन सिंगल एक्सप्रेशन। सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन में हमको उन सारे गैसेस लॉ को लाना है और एक ही फॉर्मूले में वो सारे गैस लॉज को हमको बनाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सारे जो गैस लॉज हमने पढ़े हैं उनको हमको सिर्फ एक सिंगल एक्सप्रेशन में डिफाइन करना है बेटा। यही कंबाइनिंग गैस लॉ है। गैस लॉ क्या बोलता है बेटा, कंबाइनिंग ऑल द गैस रिलेशन इन सिंगल एक्सप्रेशन इन विच, उस सिंगल एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस। किसी एक गैस के लिए जिसका नंबर ऑफ मोल्स हमको क्या रहना है, सेम रहना होगा। यहाँ पे ये चीज़ हमको याद रखनी है, गिवन मास ऑफ गैस, इट मीन्स जो भी आप गैस लोगे उनमें उस गैस में हमको सारे गैस लॉज को लगाना है, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, एवोगैड्रोज लॉ को और गैलुसेक लॉ को। लेकिन वो जो गैस लगे उनके नंबर ऑफ मोल्स को हमको सेम रखना पड़ेगा बेटा। हम इन सारे लॉज को किसी एक गैस पर अप्लाई करने वाले हैं और एक सिंगल एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार फिर से सारे लॉज को इधर लिख लेता हूँ। हमारा बेटा पहला लॉ जो था वो था P प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसको बेटा आपने बोला था बॉयल्स लॉ बेटा। ओके, दूसरा जो हमारा लॉ था वो था V प्रोपोर्शनल टू T बेटा, VT। ओके, ये था हमारा चार्ल्स लॉ। क्या था बेटा, चार्ल्स लॉ। तीसरा बेटा जो हमारा था लॉ वो क्या था, प्रेशर। ये था हमारा बेटा गैलुसेक लॉ। क्या था मेरे दोस्तों, ये था गैलुसेक लॉ। और जो बेटा चौथा था हमारा लॉ वो था बेटा V प्रोपोर्शनल टू N, और उसको हमने बोला था एवोगैड्रोज लॉ। ये जो फोर्थ लॉ थे वो हमने बेटा पढ़े थे। ये चारों लॉ को हमने पढ़ा था, समझा था, उनकी पूरी माया को हमने समझा था। अभी देखो इन सारे लॉज को हमको सिंगल एक्सप्रेशन में डिराइव करना है, उसी चीज़ को कंबाइनिंग गैस लॉज बोलते हैं। इन सारे लॉज को हमको क्या करना है, कंबाइन करना है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना है कि ये जो बॉयल्स लॉ था उसमें बेटा कांस्टेंट क्या था। बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या था,
टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कांस्टेंट क्या था? टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। चलो बेटा, उसके बाद चार्ल्स लॉ में बेटा कांस्टेंट क्या था? चार्ल्स लॉ में बेटा कांस्टेंट क्या था? तो चार्ल्स लॉ में बेटा कांस्टेंट था प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ओके बेटा, गैलोसिक लॉ में कांस्टेंट क्या था बेटा? गैलोसिक लॉ में कांस्टेंट क्या था? तो गैलोसिक लॉ में कांस्टेंट था वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। ओके बेटा, लास्ट में जो हमारा एवोगैड्रोस लॉ था उसमें क्या कांस्टेंट था? तो बेटा एवोगैड्रोस लॉ में कांस्टेंट था टेम्परेचर और प्रेशर दोनों। मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी। तो बेटा ये सारे लॉज जो गैस पर लगते थे तब कोई ना कोई वेरिएबल कांस्टेंट था, सिर्फ 2 ही वेरिएबल चेंज हो रहे थे। यहाँ पे हमको सारे के सारे वेरिएबल गैस पर लगाने हैं और सारे वेरिएबल चेंज भी होंगे। जब कोई गैस का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा था तब हम उसमें बॉयल्स लॉ लगा रहे थे। जब वॉल्यूम और टेम्परेचर बेटा चेंज हो रहा था तब हम ये चार्ल्स लॉ लगा रहे थे। और जब ये प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो रहा था बेटा तब हम गैलोसिक लॉ लगा रहे थे। और जब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे थे तब हम एवोगैड्रोस लॉ को हम अप्लाई कर रहे थे। अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई एक गैस है हमारे पास, इनिशियली उसका प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। किसी गैस में वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। चलो कौन सा लॉ लगाओगे आप? कौन से लॉज को वहाँ पे अप्लाई करोगे आप? बेटा इसमें से किसी भी लॉज को वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि बेटा यहाँ पे तीनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। आप ये लॉज तभी लगा सकते हैं जब 2 वेरिएबल चेंज हो रहे हो तब। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि कोई गैस है जिसके तीनों वेरिएबल चेंज हो रहे हो तो बेटा क्या करेंगे? तो मेरे दोस्तों तब बेटा यही हमारा लिए काम आएगा, कंबाइन गैस लॉ। बेटा यहाँ पे जब तीनों वेरिएबल चेंज होंगे तब हम बेटा कंबाइनिंग गैस लॉज का यूज़ करेंगे, उसके फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। यही चीज़ है कंबाइनिंग गैस लॉ का, यही फ़ायदा है, यही एडवांटेज है कि वो जब तीनों वेरिएबल जब चेंज कर रहे होगे आप तब बेटा ये काम में आएगा। सपोज ये हमारे लिए, चलो इतना नोट कर लो, बाद में मैं आपको समझाता हूँ। समझो ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये 2 है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। बाद में इस एक्सप्रेशन के बाद हमको इन तीनों को कंबाइन करना है, तो प्लीज़ पहले आप इतना नोट कर लो। चलो बेटा अभी मैं ये चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलो याद रखना, यही चीज़ हमको काम आने वाली है। चलो बेटा अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। कंबाइन लो यानी कि उसमें हमको सारे गैसेस लो को कंबाइन करना है और किसी पर्टिकुलर गैस पर उसको अप्लाई करना है। अभी देखो बेटा इसमें हम एवोगैड्रोस लॉ नहीं लेंगे, इसके पीछे रीज़न है। क्यों नहीं लेंगे सर? सपोज हमारे पास कोई गैस है, ये हमारे पास क्या है? गैस है। सपोज उसका इनिशियली जो टेम्परेचर है वो T1 है, इनिशियली जो प्रेशर है वो P1 है, इनिशियली जो वॉल्यूम है वो V1 है। ओके बेटा, जब इस पर मैं कुछ अप्लाई करूं यानी कि कुछ वजह से इनका टेम्परेचर भी बदल रहा है, फाइनल जो मेरे को टेम्परेचर मिल रहा है वो T2 मिल रहा है, फाइनल जो प्रेशर मिल रहा है वो P2 मिल रहा है और जो फाइनल वॉल्यूम मिल रहा है वो V2 है। यानी कि तीनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो गैस है वो सेम रहेगी बेटा। जो गैस में नंबर ऑफ मोल्स है बेटा वो सेम रहेंगे। पहली कंडीशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स गैस थी, फाइनल कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे।
इसीलिए याद रखना कंबाइंड गैस लो में नंबर ऑफ मोल्स सेम रहते हैं, गैस चेंज नहीं होती है, उनके नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते हैं। आप किसी भी गैस के लिए इनिशियली कंडीशन देखोगे तो फाइनली कंडीशन भी उसी गैस की देखोगे, दूसरी गैस तो जाओगे नहीं ना बेटा। तो उसी गैस पहला जितना अमाउंट लिया था इनिशियल कंडीशन में, बेटा फाइनल कंडीशन में अमाउंट तो हमको सेम रखना पड़ेगा ना, तभी इनको हम जान पाएंगे। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स बेटा, नंबर ऑफ मोल्स एन चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। चलो इस लॉज को हम, ये जो लॉज है इनको हम सिंगल एक्सप्रेशन में कैसे डिनोट करते हैं, तो देखो जो हमने आगे मैंने आपको इक्वेशन लिखाए थे 1 2 3 4, तो लेट्स कंबाइन इट, लेट्स कंबाइन इक्वेशन 1 2 3, ओके 1 2 एंड 3 बेटा। चलो हमारा पहला इक्वेशन क्या था, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कुछ ऐसा था, एम आई राइट, ये कुछ ऐसा था और ये कुछ ऐसा था। चलो बेटा P प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ P V, ओके P को मैंने इस साइड ले दिया तो मैंने उसको लिखा, क्या लिखा मैंने उसको P, ओके चलो P कुछ ऐसे है, V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक और चीज़ P जो है वो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहाँ पर मैं टेम्परेचर P लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो P है वो टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने कंबाइन करने के बाद मुझे क्या मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रेशर है वो वॉल्यूम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने प्रेशर को वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख दिया। फिर मैंने देखा थर्ड एक्सप्रेशन में प्रेशर टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके तो यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट और थर्ड हो गया। बेटा सेकंड भी हो गया, कैसे सर, बेटा इस V को आप इधर ले लो, देख लो बेटा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दिस इज रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या किया, पहले प्रेशर को 1/V से प्रोपोर्शनल है तो मैंने वो रख दिया, फिर मैंने देखा प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर से भी प्रोपोर्शनल है तो मैंने टेम्परेचर रख दिया इधर, फिर मैंने देखा कि वॉल्यूम भी टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रपोज करता है तो इस वॉल्यूम को आप इधर ले दो, तो वॉल्यूम भी बेटा डायरेक्टली टेम्परेचर को प्रपोज कर देगा। तो हमारे लिए कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आकर खड़ा हो गया। यानी कि इस कंबाइंड गैस लॉज के लिए PV/T इज इक्वल टू हमको कांस्टेंट मिलेगा, ये चीज़ नहीं चेंज होगी, इनके साथ मल्टीपल और इनका जो डिवाइडेबल होगा PV/T, ये चीज़ बेटा ये चीज़ नहीं चेंज होगी, कांस्टेंट होगी। दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये बेटा हमको एक्सप्रेशन मिल गया है, किसका, ये एक्सप्रेशन है बेटा कंबाइन गैस लॉज का। इसी को तो हम बेटा कंबाइन गैस लॉज बोलते हैं बेटा, इसी चीज़ को हम कंबाइन गैस लॉ बोलते हैं बेटा। सपोज यही चीज़ अगर मैं किसी गैस के लिए आपको कहूँ कि सपोज मेरे पास कोई गैस है, उसका प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो सपोज फॉर इनिशियल कंडीशन, ओके तो इनिशियल सपोज टेम्परेचर है T1, इनिशियल जो प्रेशर है वो P1 है, इनिशियल जो हमारे पास वॉल्यूम हमको मिल रहा है वो V1 मिल रहा है, और ये तीनों कुछ रीज़न की वजह से अगर चेंज हुए हैं तो फाइनली जो हमको टेम्परेचर मिल रहा है समझो कि वो T2 है, फाइनली जो प्रेशर मिल रहा है समझो कि वो क्या है, P2 है, और फाइनली जो बेटा वॉल्यूम हमको मिल रहा है समझो कि वो V2 है। तो कंबाइंड गैस लॉ की वजह से हम कुछ ऐसा लिख पाएंगे, क्या बेटा, P1 V1/T1 इज इक्वल टू
P2 V2 अपॉन T2। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड और इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा नंबर ऑफ मोल्स। कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। देखो यहाँ पर आप जैसे मैंने P1 P2 और P3 लिया, आप इनिशियल का I भी रख सकते हो, जैसे PI VI अपॉन TI इनिशियल के लिए, और फाइनल के लिए PF VF अपॉन TF। ये चीज़ आप कर सकते हो, दोनों एक ही है। इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? कंबाइन गैस लो। तो कंबाइन गैस लोज में बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी थिंग्स है। मैंने तीनों लोज को क्या कर लिया? कंबाइन कर दिया, तो मेरे को एक एक्सप्रेशन मिली। तो उससे मैं फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन हो तो मैं कुछ भी यहाँ से ढूंढ सकता हूँ। ये कब काम आएगा? जब किसी गैस के तीनों वेरिएबल चेंज हो रहे हो, प्रेशर भी चेंज हो रहा हो, अगर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा हो, और अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो, तब मैं ये फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकता हूँ और न्यूमेरिकल्स कर सकता हूँ। इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूंगा आज, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आप कंबाइन गैस लॉस क्या है वो समझ गए हैं। मैंने आपको बारीकी से समझाया। कंबाइन गैस लॉ कुछ नहीं है, सिर्फ गैस लॉ का कॉम्बिनेशन है। सारे गैस लॉज हैं उनको कंबाइन करना है और किसी पर्टिकुलर गैस पर आपको अप्लाई करना है। या फिर अगर किसी गैस के तीनों वेरिएबल चेंज हो रहे हो, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तब हम इस गैस लॉज का, कंबाइंड गैस लॉज का यूज़ कर सकते हैं। जब किसी गैस को हम लेंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बेटा सेम रहेंगे फाइनल और इनिशियल कंडीशन में, इसलिए हम यहाँ पर n को नहीं लेते। अगर मैं यहाँ पे n लिखूँ तो वो सामने से कट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बेटा सेम रहने वाले हैं। इसीलिए हमारे लिए ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्लीज़ आप इतना नोट कीजिए। फिर इसके रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके बेटा, कंबाइन गैस लो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आप नोट करो, बाद में मैं आपको इससे रिलेटेड एक जो क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूँ। अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट या फिर उसको नोट कर लिया है। चलो बेटा, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। अभी हमारे लिए न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं, जो एकदम हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया ना, हमारे लिए अब न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं रहे। कंसेप्ट क्लियर है तो फिर बेटा न्यूमेरिकल्स की कोई औकात नहीं कि हमको उसका सॉल्यूशन ना आए। तो चलो, हमारा पहला न्यूमेरिकल्स बनने वाला है। मैं उसकी जो न्यूमेरिकल्स है वो लिखना तो पड़ेगा ना आपको कैसे पता चलेगा? एट, देखो, एट 27 डिग्री सेल्सियस प्रेशर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। देखो, हमको टेम्परेचर दिया है एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि हमको प्रेशर भी दिया है। अ गैस वॉल्यूम इज V एंड अ गैस वॉल्यूम इज V। गैस का वॉल्यूम क्या है? गैस वॉल्यूम इज V। गैस का वॉल्यूम क्या है? V है। देन व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम? So what will be its volume? उसका वॉल्यूम क्या होगा? एट कितना टेम्परेचर है? 177 सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1.5 एटमॉस्फेयर एंड प्रेशर इज 1.5 atm। बेटा पहले ट्राई करो खुद से, अगर हो जाए तो पोज करके ट्राई करो और अपना आंसर लिखो। पोज करके ट्राई करो बेटा कि कैसे करेंगे। पहले इसको समझो, इसने क्या बोला है? एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमको टेम्परेचर दिया है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, प्रेशर भी दिया है और उसका वॉल्यूम V है। ओके, तो तीनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, समझे आप? देखो, प्रेशर भी चेंज हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस से कंप्लीटली हो गया 177। प्रेशर, टेम्परेचर चेंज हुआ है, प्रेशर भी चेंज हुआ है। देखो 1A से 1.5 हुआ है
और वॉल्यूम V था पहले और दूसरा वॉल्यूम हमको ढूंढना है। बेटा अगर ऐसे तीन वेरिएबल चेंज जब होंगे तब आप गैसेस लो नहीं लगा सकते, तब आपको कंबाइंड गैस लो की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास कुछ इस तरह का तो है इन। बेटा इसमें हमारे लिए T1 कौन बन जाएगा? T1 बन जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। बट जब भी किसी न्यूमेरिकल्स में टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसफर इन केल्विन, हमको पहले उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज पर्टिकुलर, ओके बेटा। तो हमको 27 को जब हम केल्विन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसका कुछ 300 केल्विन हो जाता है, हमें राइट उसका सिर्फ कुछ 300 केल्विन बच जाता है। प्रेशर हमारा P1 है 1 atm। P1 आपको दिया हुआ है, देखो इतना टेम्परेचर पर प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, T1 हो गया। और V1 अपना जो है वॉल्यूम V हमको दिया है एंड अ गैस वॉल्यूम इज V। सो व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, यानी कि V2 हमको निकालना है एट प्रेशर हमको दिया है 1.5 atm और प्रेशर P2 हमको दिया है और T2 है 177 प्लस 273। ये क्यों बेटा? किसी भी सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में ट्रांसफ़र करना है तो उसमें आप 273 को ऐड कर दो और अभी आपको मिल जाएगा 450 केल्विन। बेटा सब कुछ हमारे पास है। कंबाइंड गैस लॉ को हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग कंबाइंड गैस लो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 क्या है 1, V1 क्या है V, T1 क्या है 300, P2 क्या है 1.5, V2 क्या हमको ढूंढना है और T2 क्या है 450। ये चीज़ें हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये से ये कटा, ओके 15 इंटू 2 बेटा 30 हुआ और 15 इंटू 3, ओके ये हुआ कि नहीं हुआ? ओके ये क्या हुआ बेटा? चलो मुझे समझाओ कि ये क्या हुआ। देखो यहाँ पर 1.5, पहले हम V2 को ले लेते हैं। चलो V2 इज इक्वल टू व्हाट V, देखो अभी V2 को हमको करता बनाना है तो क्या होगा, V2 को हमको ये लेना है, V2 को हमको ढूंढना है तो V2 को पहले ले लो और ये जो 45 होगा वो इससे मल्टीपल हो जाएगा तो V2 इंटू 45, ओके V2 इंटू 45 और ये 1.5 नीचे चला जाएगा, ये 1.5 नीचे चला जाएगा 30 इंटू 1.5 कुछ ऐसा होगा बेटा। तो ये देखो ये है क्या एक्चुअली, देखते हैं क्या है ये। चलो इतने तक समझ में आया ना बेटा? तो सही बात है, ओके। तो देखो अभी ये हो जाएगा, देखो 10 इंटू 3 और 15 इंटू 3, तो ये 3 कैंसल, यहाँ पर 15 बचा तो 15 इंटू V और यहाँ पर 1.5 इंटू 10, ओके। तो अभी देखो ये 15 इंटू V हमने, अभी 10 जब 1.5 से मल्टीपल होता है तो क्या होता है बेटा? 15 ही तो होता है। जब 10 1.5 से मल्टीपल होगा तो वो 15 हो जाएगा, 15 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा V2 का आंसर आएगा V। देखो बेटा हमको तो V2 निकालना था चाहे आंसर जो भी आए, तो हमारा आंसर बच जाएगा V। वॉल्यूम V1 भी V होगा और V2 भी V ही है, कोई नंबर हमको दिया हुआ नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो इतना नोट करो, फिर दूसरा न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलो नोट करो उतना, ओके नोट किया बेटा। चलो अभी क्लियर कर रहा हूँ मैं। इसके बाद जो हमारा न्यूमेरिकल्स है वो बॉयल्स लॉ के रिलेटेड होगा। आई होप आप इस कंबाइन लॉ को समझ गए हैं और उसके न्यूमेरिकल्स वो भी समझ गए हैं। चलो कंबाइन लॉ हमने समझ लिया। अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड। ओके क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हाट विल बी
द मिनिमम pressure, what will be the minimum pressure required to compare one decimeter cube, sorry one नहीं 500 decimeter cube of air at 1 bar to 200 decimeter cube at 300 सेल्सियस। चलो ये पहले तो कहना क्या चाहता है वो समझो। हमको निकालना क्या है, प्रेशर को डिटरमाइन करना है। हमको एक प्रेशर दिया हुआ है, दो वॉल्यूम दिए। बेटा याद करो अभी ये यूनिट्स डेसीमीटर क्यूब में है, ऐसे घबराओ मत, भले ही डेसीमीटर क्यूब में हो, लेकिन याद करो कि ये किसका यूनिट था, वॉल्यूम। बेटा ये हमको वॉल्यूम दिया है, ये क्या दिया है हमको, वॉल्यूम। मैंने लिखाया था आपको कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये मैंने आपको लिखाया था बेटा। 1 लीटर के बराबर क्या होता है, 1 लीटर डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम का यूनिट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कांस्टेंट क्या है, देखो टेम्परेचर आपको एक ही दिया है, यानी कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट है। तो सर वॉल्यूम बदल रहा है, प्रेशर बदल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल फ्लो। टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल चेंज हो रहा है, इसीलिए इधर क्या लगेगा, बॉयल फ्लो। बेटा ये हमको स्टडी करना आना चाहिए, इसके न्यूमेरिकल्स कि भाई चेंज क्या हो रहा है, दो वेरिएबल चेंज हो रहा है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि क्या बॉयल फ्लो इधर लगेगा। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है अकॉर्डिंग टू बॉयल स्लो क्या है हमारा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये हमारे पास है। चलो P1 कितना है हमको दिया है 1 बार, और V1 200 हमको P1 दिया है, V1 भी दिया है। कितना है देखो, मैंने क्या लिखा था, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके तो बेटा यहाँ पे कितना है 500 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 500 लीटर, ये आप लिख सकते हो। या फिर आप देखो 200 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 200 लीटर। ओके हमने यहाँ देखो व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, हमको प्रेशर निकालना है रिक्वायर्ड, यानी कि P2 हमको निकालना है। देखो P1 हमको क्या दिया है, इधर P1 हमको 1 बार दिया हुआ है आपको, V1 आपको दिया है 200 है, 200 लीटर आपको V1 दिया हुआ है। सॉरी ये V1 नहीं, देखो क्या बोला, 2 कंपेयर 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200। हमको वॉल्यूम 500 में से 500 में से 200 करना है, तो ये हमारा V1 बन जाएगा। V1 हमारा बन जाएगा 500 लीटर, क्योंकि डेसीमीटर में हमने लीटर में कन्वर्ट किया। P2 हमको निकालना है, और V2 हमको दिया है कितना 200, हमको उसका करना है। चलो यही हमको इधर रखना है। P1 है 1, V1 क्या है, V1 है 500 लीटर, P2 हमको निकालना है, और V2 क्या है, V2 है 200 लीटर। चलो ये दो इधर से गए, ये दो इधर से गए, P2 इज इक्वल टू व्हाट 5/2, तो बन जाएगा 2.5। अभी यूनिट कौन सा आएगा, इधर प्रेशर हमने 1 बार में है, तो इधर भी प्रेशर बेटा आएगा ये, तो P2 इज इक्वल टू 2.5 बार। क्यों बार में आया, क्योंकि P1 आपने बार में लिया है, देखो ये बार है, इसीलिए P2 का भी यूनिट बार आएगा। समझे आप,
बेटा देखो व्हाट विल बी द प्रेशर, यानी कि P2 हमको निकालना है टू कंपेयर 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर, यानी कि ये V1 है और इसको हमको V2 कितना करना है, इतना, और इतना हमको प्रेशर दिया हुआ है। तो ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, हलवा है एकदम हलवा, ये हलवा क्वेश्चन है बेटा। यूनिट कन्वर्जन अपने को आना चाहिए, हाँ इसमें यूनिट कन्वर्जन हमको आना चाहिए। चलो एक और बॉयल्स लॉ का ले लेते हैं, इसको अभी मैं रब कर रहा हूँ। एक और हम क्वेश्चन बॉयल्स लॉ का ले लेते हैं जो नीट में आया था, आई थिंक 2001 में। ये जो क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, द क्वेश्चन इज एट 25 सेल्सियस एंड 730 mm प्रेशर। प्रेशर कितना है, टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है। देन आफ्टर देन 30 ml ऑफ ऑक्सीजन, कौन सी गैस है हमारे पास, ऑक्सीजन है। ओके बेटा वो ऑक्सीजन है हमारे पास। वॉज कलेक्टेड, वॉज इतने प्रेशर पे और इतने टेम्परेचर पे हमको इतनी ऑक्सीजन गैस मिल रही है। तो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यहां से ही हमको पता चल जाएगा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। व्हाट वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, what will be the oxygen, what will be the oxygen at 760 mm pressure। नीट का क्वेश्चन है। टेम्परेचर बेटा कांस्टेंट है, पहले हमको इतना प्रेशर था तब वॉल्यूम हमको इतना मिल रही थी ऑक्सीजन। अब कितनी ऑक्सीजन मिलेगी इतने प्रेशर पे, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी कि बॉयल्स लॉ लगेगा। चलो हमारे लिए P1 क्या बन जाएगा, जो स्टार्टिंग में है वो 730 mm, V1 हमारे स्टार्टिंग में है 350 ml। ओके देन P2 हमारे लिए कितना है 760 mm और V2 हमको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 हमारे पास है 730 mm, ओके, V1 है 350, ओके, उसके बाद P2 है 760 और V2 हमको निकालना, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। जब आप V2 को ऐसे लिखोगे 730 इंटू 35 अपॉन 76, तब बेटा आपको V2 मिलेगा 4, तब आपको V2 मिलेगा 365 ml। क्यों ml आया, क्योंकि V1 भी हमने ml में लिया था, तो V2 भी हमको ml में मिलेगा। कैसे, देखो ये प्रेशर का mm और ये प्रेशर का mm कट गया, बचा क्या ml, तो ml। एक और चीज़ आप देखो इधर, बॉयल्स लॉ लगा ना, प्रेशर क्या हो रहा था 730 से 760, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा था, तो वॉल्यूम बेटा घटेगा। कैसे, सॉरी, प्रेशर क्या हो रहा था 65, प्रेशर के साथ वॉल्यूम क्यों बढ़ा, वो कितना था 380 था। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 380 है बेटा, कितना है 380, कोई ऐसा क्यों हुआ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ये बेटा 380 है, आई एम सो सॉरी, ये कितना हो जाए 380। देखो बेटा पहले हमारा वॉल्यूम कितना था 380 ml था, कितना 380 ml, फिर हमारा वॉल्यूम कितना हो गया, देखो प्रेशर बढ़ा 730 से 760 हुआ, यानी कि वॉल्यूम कटना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम भी कम होना चाहिए। तो पहले 380 था, अभी 365 मिल रहा है, यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा है। चलो फटाफट नोट करो, उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल्स देखते हैं। कर दिया नोट, चलो वेरी गुड।
चलो उसके बाद लिखते हैं अ गैस, और एक बढ़िया वाला क्वेश्चन एक लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे, हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए हमको न्यूमेरिकल्स आते हैं। अ गैस इज इनिशियली एट 1 atm। अ गैस इज इनिशियली एट 1 atm। गैस कितने एटीएम पर है? 1 atm पर। 1 atm प्रेशर पे हमारी गैस है अभी। देन हमको ढूंढना क्या है? टू कंप्रेस इट टू 1/4। टू कंप्रेस, उसको हमको क्या करना है? कंप्रेस करना है। इट टू 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ इट्स इनिशियली पहले जो वॉल्यूम था उसके 1/4 हमको क्या करना है? कंप्रेस करना है। ओके, सपोज पहले आपका वॉल्यूम 1 था तो V2 कितना बन जाएगा? 1/4। चलो हमको क्या करना है? इस गैस को कंप्रेस करना है, यानी कि उसका अगर वॉल्यूम पहले V1 था तो V2 क्या हो जाएगा? V1/4। जितना था उसका 4th को हमको कंप्रेस करना है। एंड व्हाट विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड? तो अगर इतना कंप्रेस करने के लिए व्हाट विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड? प्रेशर, हमको कितना प्रेशर चाहिए ये ढूंढना है। देखो करना क्या है, हमको प्रेशर दिया है 1 atm, फिर हमको गैस को क्या करनी है? कंप्रेस करनी है। कितनी कंप्रेस करनी है? इनिशियल के 1/4 पार्ट। अगर इनिशियल 1 है तो उसका 1/4 हमको कंप्रेस करना है। तो इतने कंप्रेस करने के लिए ऊपर से कुछ वॉल्यूम देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। वो प्रेशर कितना है वो हमको निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमको P1 दिया है, कितना है? 1 atm। बेटा सपोज V1 हमारा V है, कितना V वॉल्यूम है पहले। ओके, तो चलो P2 हमको निकालना है। V2 कितना वॉल्यूम करना है? इनिशियली जो है उसका 4th पार्ट, यानी कि V/4, इतना पार्ट हमको करना है। देखो इतने पार्ट हमको करना है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है? 1, V1 कितना है? V, P2 को हमको निकालना है और V2 है अपना V/4। ये भी कैंसल, P2 मिल जाएगा आपको 4 atm। देखो बेटा सिंपल सी चीज हमको पता है क्या है कि P ऐसे होता है, जितना प्रेशर घटेगा बेटा वॉल्यूम इतना ही, जितना प्रेशर कम होगा वॉल्यूम उतना बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम क्या कर रहे थे? घटा रहे थे, तो प्रेशर क्या हुआ? बढ़ा। कितना वॉल्यूम हमने घटाया? 1/4 पार्ट, तो प्रेशर भी उतना ही बढ़ेगा। कितना? 4th पार्ट। डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते थे। कितना आप वॉल्यूम घटा रहे हो? 4th पार्ट, तो सामने प्रेशर कितना बढ़ेगा? 4th पार्ट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो गैलोसिक लॉ से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस, द टेम्परेचर ऑफ certain mass of gas is डबल। बेटा टेम्परेचर हमको क्या करना है? डबल करना है। इफ द इनिशियली द गैस इज एट 1 atm प्रेशर, if the initially the gas is at 1 atm प्रेशर, इनिशियली गैस का जो प्रेशर है वो कितना है? 1 atm। फाइंड द परसेंटेज ऑफ
परसेंटेज ऑफ, देखो बेटा टेम्परेचर डबल हुआ यानी कि प्रेशर बढ़ा होगा। यहाँ क्या हुआ मैंने, टेम्परेचर डबल हो रहा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस इज डबल, सपोज पहला का टेम्परेचर जो T1 था वो T है, तो T2 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा यानी कि 2T हो जाएगा। वैसे ही हमको समझना है। तो अगर ये गैलोस लॉ है प्रेशर और टेम्परेचर के लिए रिलेटेड, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो सामने प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन हमको ढूंढना क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ, किसके परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग इन प्रेशर, इंक्रीज्ड प्रेशर। जो प्रेशर बढ़ा वो कितना बढ़ा उसका परसेंटेज निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द P1 एंड व्हाट वाज द T1। तो P1 तो आपको दिया है इनिशियली, देखो द गैस इज एट, इफ द इनिशियली द गैस इज एट 1 atm प्रेशर, यानी कि आपको ये प्रेशर P1 तो दिया हुआ है 1 atm। सपोज टेम्परेचर हमारा पहला T है, ओके, T1 हमारा T है, P2 हमको निकालना है और T2 यहाँ पे बोला है 2T करना है। देखो इफ द टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मास ऑफ गैस इज डबल, टेम्परेचर कितना करना है, डबल करना है, जो पहले था उसका डबल। तो सपोज पहले T था तो बाद में वो 2T। चलो अकॉर्डिंग टू गैलोस लॉ P1 क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू P2 T2। ये था रूल, ये था फॉर्मूला, याद करो। चलो P1 कितना है 1, T1 कितना है T, P2 हमको निकालना है, ये है 2T, ये कैंसर, ये कैंसर। P2 कितना आया 2। ऑब्वियसली बात है अगर आपने टेम्परेचर डबल किया होगा तो प्रेशर भी डबल होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हमको निकालना क्या है, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वो कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ। एक्चुअली आप देखो 100%, 100% इंक्रीज हुआ, डबल हुआ, वो डबल हुआ तो वो भी डबल हुआ, तो ये 100% इंक्रीजन हुआ। लेकिन मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ। चलो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डेल्टा P यानी कि कितना बढ़ा अपॉन P, यही आएगा बेटा। ओके, पहले कितना था फिर उसमें कितना इंक्रीजन हुआ उसका डिफरेंस याद रखना। अगर आपको किसी भी इंक्रीजन, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो कि कितना बढ़ा कितना घटा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा P पहले कितना था, ओके, तो 2 हुआ, पहले 1 था, अपॉन 1 इंटू 100, 2 माइनस 1 यानी कि 1/1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। 100% प्रेशर इंक्रीज हुआ, क्योंकि सामने वो डबल हुआ तो प्रेशर भी डबल हुआ। कैसे निकल, डेल्टा P कितना डिफरेंस आया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना मिला हमको 2, इनिशियल कितना था 1 अपॉन जो इनिशियल था वो, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इज गुणा 100 इज इक्वल टू 100% इंक्रीजन हुआ। तो आपका ऑप्शन होगा 100%। चलो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, ओके, तो यहाँ तक अपने क्वेश्चन हम रखते हैं। लेकिन एक और टॉपिक अभी हम समझने वाले हैं, वो रहेगा, देखो बेटा डिफरेंट टाइप के कंटेनर हमने एक में देखा था कि इसमें वॉल्यूम किसमें चेंज नहीं हो रही थी, गैलोस लॉ में, जिसमें हम वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे थे। तो हमने उसमें एक कंटेनर लिया था, वो कैसा था, रिजिड कंटेनर। वो कैसा था, रिजिड कंटेनर। तो बेटा वैसे ही कैसे कैसे डिफरेंट कंटेनर हमारे न्यूमेरिकल्स में आएंगे। देखो बेटा बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ देखो, आप जैसे ही न्यूमेरिकल्स में देखोगे कि ये कंटेनर है रिजिड या फिर नॉन रिजिड या फिर ओपन कंटेनर, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे, मैं आपको डिफरेंट कंटेनर के फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा। पहला जो हम कंटेनर आज लेने वाला है, इफ़ अगर आपके न्यूमेरिकल्स में ओपन कंटेनर दिया है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो मैं आपको इधर दिखाऊंगा। पहले चलो इतना हो गया हो तो मैं निकल जाता हूँ। चलो हम डिफरेंट कंटेनर्स को डिस्कशन करेंगे बेटा। देखो यही एडवांस केमिस्ट्री है। मैं आपको लॉज पढ़ा के, ये न्यूमेरिकल करा के आइडियल इक्वेशन पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं, अगर आपको डिफरेंट कंटेनर्स दे दिए जाएंगे
कनेक्टेड कंटेनर होते हैं तो कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओपन कंटेनर हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज हमारे पहला जो हम कंटेनर डिस्कशन करेंगे वो है ओपन कंटेनर। चलो ओपन कंटेनर में क्या होता है, ओपन कंटेनर है यानी कि ऊपर से ओपन होगा। ओके, सपोज यहां तक हमके उसमें गैस भरी हुई है, क्या भरी हुई है, गैस बेटा, और यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा PATM। क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, PATM। और हमको पता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 ATM। तो सपोज यहाँ से हमको ऊपर से 1 ATM प्रेशर लग रहा होगा। एक और चीज़, सर ये तो ओपन है तो गैस निकल नहीं जाएगी, यही तो समझना है। अभी ये कंटेनर इक्विलिब्रियम में है, किस पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इसका जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस, वो ऊपर की तरफ लगेगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसके सामने लगेगा। ये दोनों प्रेशर सेम है, कितने हैं, सेम है। ये भी 1 ATM है तो ये प्रेशर ऑफ गैस भी अभी 1 ATM, इसलिए यही गैस ना ऊपर जा रही है, क्यों नहीं जा रही है, दोनों अभी इक्विलिब्रियम में है, दोनों इक्विलिब्रियम, ऊपर से भी सेम प्रेशर है, नीचे से भी सेम प्रेशर है, इसी वजह से ये गैस ऊपर नहीं जा रहा है। ओके, इक्विलिब्रियम में है, ये हमारा ओपन कंटेनर है। अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत गर्म करेंगे, हीट देंगे। क्या करेंगे बेटा, हीट देंगे। सेम कंटेनर, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा। ओके, सेम कंटेनर है, वॉल्यूम फिक्स है और प्रेशर भी फिक्स है, कितना, 1 ATM। प्रेशर कितना चल लग रहा है, ऊपर से भी 1 ATM और नीचे से भी 1 ATM लग रहा होगा, क्योंकि दोनों सेम प्रेशर है। अगर ऊपर से 1 ATM है तो नीचे से भी 1 ATM, क्यों, क्योंकि अभी ये इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो इक्विलिब्रियम में ना ही गैस ऊपर जाएगी, लेकिन अभी मैं उसको गर्म कर रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, थर्मल एनर्जी दे रहा हूँ। अगर मैं थर्मल एनर्जी दूंगा, काइनेटिक एनर्जी आप समझ सकते हो, दोनों एक ही है। तो जैसे ही मैं हीट करूंगा, ये जो हमारे दोस्त होंगे उनको मिलेगी एनर्जी, क्या मिलेगी, एनर्जी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो पागल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पागल। देखो ऊपर का तो प्रेशर उतना ही लगेगा बेटा, कितना, 1 ATM, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, लेकिन प्रेशर ऑफ गैस चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं इधर गर्म करूंगा, अकॉर्डिंग टू गैलोसेक लॉ, टेम्परेचर को बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू गैलोसेक लॉ, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे ही मैं हीट दूंगा, इनकी फोर्स बढ़ जाएगी, एकदम स्पीड से स्ट्राइक करेंगे। और जैसे ही ऊपर तो कोई है नहीं बेटा, ऊपर तो कोई है नहीं, ऊपर तो कोई है नहीं, तो बेटा इस कंडीशन पे क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस ग्रेटर देन 1 ATM हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, अभी इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि नीचे का प्रेशर बढ़ गया, तो ये प्रेशर फिर से इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करेगा। तो फिर से इक्विलिब्रियम करने के लिए इस प्रेशर और इस प्रेशर का इक्वल होना ज़रूरी है। तो ये क्या करेगा पता है, यहाँ से कुछ नंबर ऑफ मोल्स बेटा बाहर निकल जाएंगे, कुछ नंबर ऑफ मोल किसके, गैस के, स्केप हो जाएंगे, स्केप्ड हो जाएंगे, स्केप हो जाएंगे। यहाँ से कुछ बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा और फिर से इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बेटा अगर आपको ओपन कंटेनर न्यूमेरिकल में दिया होगा तो यही कंडीशन होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, नीचे का प्रेशर बढ़ जाएगा, गैस का द्वारा जो प्रेशर लग रहा था वो बढ़ जाएगा। ये प्रेशर बढ़ने पर यहाँ के मॉलिक्यूल स्पीड से ऊपर जाएंगे, कितने निकल जाएंगे, जब तक फिर से इक्विलिब्रियम ना हो। कितने नंबर ऑफ मोल्स स्केप हो जाएंगे, कितने नंबर ऑफ स्केप हो जाएंगे, कि जब तक ये इक्विलिब्रियम फिर से ना हो। सपोज यहाँ से n नंबर ऑफ मोल्स निकल गए,
तो फिर प्रेशर अंदर का कम हो जाएगा, अंदर का प्रेशर फिर से 1 atm और ये भी 1 atm, फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, तब तक नंबर ऑफ मोल्स इधर से निकलेंगे जब तक ये 1 atm और ये 1 atm नहीं हो जाता, तब तक। आई होप ये पूरी माया आप समझ गए हैं। चलो आप समझ गए हो तो मैंने बोला ना, टेम्परेचर को हमने क्या किया, इंक्रीज्ड किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। सपोज यहाँ पर T1 था तो यहाँ पर T2 था, और ऑलवेज T2 T1 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमको पता है काइनेटिक एनर्जी मिलती है जो बढ़ती है, और इसी वजह से स्पीड बढ़ेगी, और जैसे स्पीड बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है, तो आपको अभी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अभी हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। इन द ओपन कंटेनर में बेटा क्या होगा, चलो ये मैंने समझाया। होप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, लेकिन कितने निकलेंगे इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इन द ओपन कंटेनर PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर भी तो कांस्टेंट ही था ना बेटा, पहले भी 1 atm था, फाइनल में भी नंबर ऑफ मोल्स निकलने के बाद भी तो 1 atm ही हो जाएगा। प्रेशर इक्वल होगा तभी तो फिर से इक्विलिब्रियम आएगा, यानी कि प्रेशर तो फिक्स है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। जैसे हमने गर्म किया, प्रेशर इधर डिस्टर्ब हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, लेकिन बाद में फिर प्रेशर सेम हो गया ना, तो फिर से इक्विलिब्रियम आ गया। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम तो वही कंटेनर है और वॉल्यूम कांस्टेंट रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहे। सपोज ये हमारा स्टेट 1 था, ये हमारा स्टेट 2 है, तो स्टेट 1 के लिए कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ओके, और हमको पता है क्या, PV इज इक्वल टू nRT। चलो अभी इसको इधर रख दो। P1 V1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, N1 R सबके लिए सेम है, T1 इज इक्वल टू N2 R सबके लिए सेम T2। N1 क्या है, पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये निकल गए हैं, अभी इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स रहे हैं वो N2 डिनोट करता है। N2 क्या डिनोट करता है, ये कितने बार निकल गए हैं वो नहीं डिनोट करता, अभी इस कंटेनर में कितने बचे हैं, ये बार निकलने के बाद इसमें कितने बचे हैं वो N2 डिनोट करता है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। N1 क्या डिनोट करता है, पहले कंटेनर में कितने नंबर ऑफ मोल्स है और उसका कितना टेम्परेचर है वो T1 है। अब टेम्परेचर को आपने बढ़ाया तो वो T2 हो जाएगा। और N2 क्या है, अभी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, इक्विलिब्रियम आने के बाद, वो निकलने के बाद इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स रहे हैं वो N2 डिनोट करता है बेटा। ओके, तो यहाँ से R कैंसल, तो हमारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। किसी भी ओपन कंटेनर में बेटा डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर ओपन कंटेनर होगा तो बेटा यही फॉर्मूला लगेगा। इतना नोट करो, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलो अभी क्लियर कर रहा हूं, चलो इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ऐसे डिफरेंट कंटेनर हमको डिस्कस करना है बेटा। अन ओपन फ्लास्क कंटेनर, अन ओपन वर्ड आए समझ लेना, ओपन फ्लास्क जो है वो एक फ्लास्क है जो ओपन है, कंटेन ओपन फ्लास्क कंटेनर एट 300 केल्विन पे है। ओ, इसकी मैं लिख लेता हूँ। टेम्परेचर कैलकुलेट, व्हाट कैलकुलेट, टेम्परेचर, कैलकुलेट टेम्परेचर विच
it should be heated, it should be heated so that 1/3 part of air measured initially in the container escape out। बेटा कहना क्या चाहता है, पहले तो हमको वो समझना। टेम्परेचर को तो कुछ लेना है हमको। ओपन फ्लास्क कंटेनर एट 3 डिग्री केल्विन, T1 हमको दिया है। कैलकुलेट द टेम्परेचर, T2 हमको निकालना है। इट शुड बी हीटेड सो दैट 1/3 part of air measured initially in the container escaped out। इनिशियली जो था, देखो बेटा ये समझना है, इनिशियली जितने एयर थी, किधर गई एयर, ये रहे। इनिशियली जितनी एयर थी उसमें से 1/3 पार्ट निकल गई है, स्केप हो गई, स्केप आउट, 1/3 निकल गई। N2 क्या था, N1 क्या था, पहले कितने अंदर नंबर ऑफ मोल्स है, N2 क्या था, अभी कितने बचे हैं। यहां पे T1 आपको दिया है, ओके, T1 आपको दिया है। सपोज पहले हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो n है, पहले कितने थे, नंबर ऑफ मोल्स n है। T2 हमको निकालना है, लेकिन N2 क्या होगा, वो हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी, कि नंबर ऑफ मोल्स N2 पहले बेटा क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स N2 ये था कि जो बाहर निकल गए उसके बाद अंदर कितने रहे हैं वो N2 डिनोट कर रहा था, अंदर कितने रहे हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा बोला है कि 1/3 पार्ट निकल गए हैं, तो बेटा N2 हमारे लिए क्या बन जाएगा, जो पहले था उसमें से n/3 निकल गया है, N2 ये बन जाएगा। N2 क्या था, निकल जाने के बाद इसमें क्या रहे हैं वो, तो पहले था ये, फिर इसमें से इतने निकल गए हैं, तो N2 बन जाएगा। जो पहले था उसमें से इतने से निकल गए, तो बाकी के जो बचे होंगे वो इसमें होंगे, तो N2 हमारा ये बन जाएगा। दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप N2 n/3 ले लेते तो आपका आंसर नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारा N2 बन गया। अभी तो एकदम हलवा है, T1 N1 इज इक्वल टू T2 N2। ओके, चलो T1 क्या है, 300, ओके, N1 है N, T2 हमको निकालना है, और N2 क्या है, N माइनस n/3। ये n क्या था, सपोज पहले हीट करने से पहले हमारे पास n मोल थे, अभी उसमें से n/3 निकल गए ना, इट शुड बी हीटेड सो दैट 1/3 पार्ट ऑफ इनिशियली जितने थे यानी कि n, उसके 1/3 पार्ट यानी कि n/3 escape आउट, n/3 निकल गए हैं, तो अभी कितने बचे होंगे, n माइनस n/3, तो ये हमारे बचे होंगे। चलो इसका हम जरा लिखते हैं। चलो अभी T2 को आप लिखो, क्या बनेगा, 300n अपॉन n माइनस n/3। चलो इसमें से n को कॉमन निकालो, चलो n कॉमन, 1 माइनस 1/3, n कैंसल, ओके, ये 3 इधर रहेगा, 3 माइनस 1 2/3। चलो 300 इंटू 3/2। जब आप इसके कैलकुलेशन करोगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 450 केल्विन, 450 केल्विन। ओके बेटा, तो ये था ओपन कंटेनर का एग्जाम्पल। आई होप आप समझ गए हैं। ये N2 क्या था, कितने बचे हैं, इक्विलिब्रियम होने के बाद अभी कितने बचे हैं, तो जितने निकल गए होंगे, जिसमें से निकले हैं उसको बात कर दो, वो हमारा N2 मिल जाएगा। बेटा ऐसे तो हम बहुत सारे कंटेनर
डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ओपन किया वैसे ही रिजिड, नॉन रिजिड, क्लोज, ये सारे के सारे हम कंटेनर डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। यही बेटा एडवांस केमिस्ट्री है, यहीं से ही निकलते हैं। अभी हम अपना लेक्चर यहीं तक रखेंगे, कल हम मिलेंगे कंटेनर्स के साथ। तो यूं ही मेरे साथ पढ़ते रहे, स्टेट ऑफ मैटर अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार की भी ख्याल रखें और मेरे साथ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते रहे। जय हिंद।